हेलो एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 12 इन्वायरमेंट। और पीछे के लेक्चर में हम आपने देखा होगा हम यूनिट 2 कर रहे हैं और दिस इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में अभी कुछ चीज़ें और हैं जो बाकी रह गई हैं, यानी आई थिंक ये हमारा चौथा पार्ट होने वाला है शायद, जो अभी आगे दिख जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। इसमें भी काफ़ी बातें हैं जो ओजोन से जुड़ी हैं, जो अभी करनी रह गई हैं। जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वगैरह जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उस पर ही बात करेंगे। ओजोन में जैसे अभी ट्रोपोस्फियर ओजोन क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर ओजोन क्या होता है, इस पे बात करेंगे। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ जो बात करनी रह गई हैं और इन पे धीरे धीरे हम लोग बात करते चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है और आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब्स, हर जगह पर आपको मेरी क्लासेस उपलब्ध हैं जो आप ले सकते हैं, ले कह सकते हैं, आगे अपडेट्स कर सकते हैं। बाकी अगर कोई अपडेट्स है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़कर हमेशा मेरे अपडेट्स वहाँ पर ले सकते हैं। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 7 यूनिट 2 और पार्ट 4 जिसका हम डिस्कशन यहाँ शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। सो चलिए बात करते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं जरा आप स्क्रीन देखो। पहले उसका छोटा सा एक हाइलाइट्स आपको देता हूँ। हम यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन दोनों की बात करने वाले हैं। अभी तक हमने जो पीछे का लेसन मतलब पीछे जो टॉपिक पढ़ा उसमें हम लोगों ने जिस ओजोन को देखा वो स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाने वाला ओजोन था। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ओजोन जो होता है वो नीचे भी होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। और पता है ट्रोपोस्फियर ओजोन उतना ही खतरनाक है जितना कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन वरदान है। दूसरी तरफ ओजोन फॉर्मेशन इन ट्रोपोस्फियर में कहाँ से होता है। पीछे हमने स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का फॉर्मेशन कहाँ होता है वो हमने देख लिया था। यहाँ हम बात करेंगे कि भाई ट्रोपोस्फियर में ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। और आपको बताऊँ ये टॉपिक वैसे भी पॉल्यूशन के अंदर भी आता है। जब हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, जब हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वाला पॉल्यूटेंट जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वहाँ आपको दिखेगा लिटरली जो ओजोन यहाँ पे है वो आपको इस कंडीशन में आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और ओजोन का क्या लेना देना है जो इंटरनेशनल स्तर पे हो रहा है और जो भारत में भी EPA के तर्ज पर ही हम लोगों ने अपना AQI बनाया। AQI आप जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स की सीख भारत तो कहाँ से मिली, तो EPA से ही मिली है। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ ओजोन जो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। कौन सा, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वह कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करता है। इसी को आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं गुड ओजोन और इसको आप कह सकते हैं बच्चा क्या, दिस इज द बैड ओजोन, है ना। इसको आप कह सकते हैं दिस इज द बैड ओजोन। और आगे बात करेंगे इंटरनेशनल प्रोग्राम टू चेक डिप्लीशंस, है ना। और इंटरनेशनल प्रोग्राम टू चेक ओजोन डिप्लीशन के अलावा अमेंडमेंट्स टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस वाले पार्ट को फिर मैं कह देता हूं, इसको हम चैप्टर नंबर 9 में कवर करेंगे यूनिट 3 में। फिर वही बोल रहा हूँ जहाँ मॉन्ट्रियल और इस तरह की चीज़ें हम लोग बात करेंगे, किगाली, इसका डिस्कशन हम चैप्टर नंबर 9 में करेंगे, वहाँ डिटेल में करेंगे। और वो काफ़ी टफ चैप्टर माना जाता है चैप्टर नंबर 9 को। फिर बात करेंगे अगर हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो इस तरह की दिक्कतें होती है अगर इसको कंट्रोल करना हो, मतलब ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करना हो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन सब के अल्टरनेटिव्स की तरफ से हमें कहाँ जाना होगा उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक जैसे मिसलेनियस है, एसिड रेन, आर्टिफिशियल रेन या जिसे आप लोग क्लाउड सीडिंग कहते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पर भी हम लोग चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर ओजोन के बारे में। स्ट्रेटोस्फियर ओजोन हमने देख लिया। स्ट्रेटोस्फियर ओजोन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उस पर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं। और कौन सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ आपको ज़्यादा मिलेगी वो हमने देख लिया, UVB। काफ़ी खतरनाक है, स्किन कैंसर वगैरह से कॉज हो सकता है। जबकि वहीं जब हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात करें तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होता है ना, इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल, है ना, इज नॉट एट ऑल, है ना, हेल्पफुल। वो भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए फायदेमंद हो, वो आपके लिए भी खतरनाक है। ये भी क्या करता है, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम से हमारी बॉडी के अंदर आता है। हमारी बॉडी के अंदर आकर ये हमें हेल्थ इफेक्ट देता है। अब ये हेल्थ इफेक्ट किसी को, अब वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि ये माइल्ड होगा या सीवियर लेवल पे जाएगा, वो आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है किस स्तर पर चीज़ें जाएंगी। एक बात मैं आपको बता दूं जो पीछे के लेक्चर में मैंने नहीं बताया, कभी अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि ओजोन
ओजोन लेयर के हटने पर, मतलब ओजोन होल होने पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं वो सबसे ज़्यादा किस इकोसिस्टम को इफेक्ट डालते हैं? तो याद रखना, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक्वाटिक इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसमें उनके एग्स, उनके लार्वास होते हैं, वो डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं किससे? इसकी वजह से। तो ये याद रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। और आगे लिए चलते हैं, ओजोन फॉर्मेशन ट्रोपोस्फियर में कहां से होता है उस पर टिप्पणी करते हैं। जैसे हमने पीछे बात किया था स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता था, लेस देन 280 14 नैनोमीटर 18 नैनोमीटर, वो हमने पीछे बात कर लिया है। अब हम चलते हैं ओजोन फॉर्मेशन ट्रोपोस्फियर में कहां से होता है, इस पे देखना। देखो, ओजोन फॉर्मेशन के लिए है ना क्या क्या चीजें चाहिए पहले समझो। यहां पर दो चीजें हैं जो आपको मैं बताऊं। अगर आपके इर्द गिर्द नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाता है, पहला, और दूसरा वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आपके एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो पहली तो बात यह होगी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहां से आते हैं, क्या मुझे बताने की जरूरत है? कोयले के जलने से, बायोमास के जलने से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जलने से, यहाँ तक कि वॉल्केनों से ये चीज़ें आती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और यहाँ तक कि जो केमिकल फर्टिलाइजर खेतों में डाले जाते हैं, जब सन का रेडिएशन उन फर्टिलाइजर पे पड़ता है मिट्टी में, तो वहाँ से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए। अब आप पूछोगे सर ये बताओ, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप वायर ले लो, केबल वायर ले लो, उसको जलाओ, प्लास्टिक ले लो, उसको जलाओ, ये ऐसी चीजें होती है जिससे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल कर आते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब हल्के और तेजी से हवा में घुल जाते हैं, है ना, इनको हम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये चीजें जो होती हैं जब ये सन के लाइट के इफेक्ट में आती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, वोलाटाइल कंपाउंड, जब ये दोनों सन के लाइट के इफेक्ट में आती हैं, इनमें केमिकल रिएक्शन होता है और चलकर ट्रोपोस्फियर के ओजोन का निर्माण होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इक्वेशन ही दिखा दिया किस तरीके से ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का निर्माण होता है, आपको समझ में आ गया। कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हवा में आते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, वो मैंने बता दिया कहां से आता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में वो कहां से आता है? जब ये चीजें एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं और दिन के समय सन की लाइट इज द नेचुरल प्रोसेस, इनकी मदद से जाकर ये ट्रोपोस्फियरिक ओजोन का निर्माण करता है, और ये हो गया आपका ट्रोपोस्फियर में मौजूद ओजोन। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रोपोस्फियर में मौजूद ओजोन। अब यहां पे देखो, मैंने कुछ समझाने की जरूरत कोशिश की है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेस क्या हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस क्या हैं। स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, आप देख लो। जो एनिमल मैन्योर्स हैं, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, सीवेज ट्रीटमेंट्स है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज है जो किसी वेटलैंड एरियाज में हो रहा है, मेजॉरिटी प्रोड्यूसर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह में ये करते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है, जनरली जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, रिफाइनिंग वगैरह में भी जो फॉसिल फ्यूल्स को हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो मैंने बोला था अगर आप जलाते हैं, इन केसेस में आपको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। अब जरा इस पिक्चर को देखो आप, ठीक है, आप जरा इस पिक्चर को देखो बच्चों, ये देखो यहां क्या दिख रहा है, यहां ये दिख रहा है कि देखो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक, ये देखो बच्चों, है ना, ये देखो यहां आपको दिखता है, ये देखो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये चीज निकल रही हैं, और यहां से सन की लाइट है जो पृथ्वी पे आ रही है। तो यहां आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में मिलते हैं तो ओजोन का निर्माण होता है, जो आपके सामने है। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जाके यहां कर ओजोन का निर्माण होता है, दैट यू कैन सी हियर इन दिस केस। ठीक है, तो वेरियस सोर्सेज ऑफ ओजोन फॉर्मेशन इन ट्रोपोस्फेरिक रीजन, जो आपके सामने इस पिक्चर में आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ और समझाने की जरूरत है, क्योंकि 2 से 3 बार हो गया अभी, है ना, बोलते बोलते। अब हम आपको लिए चलते हैं एक्चुअल में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी श्योर आपके पेपर में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। और इसी के तर्ज पे भारत में क्या लाया गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ईपीए। ठीक है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दुनिया में लाया गया वो एक्चुअल में ईपीए की ही देन है, ईपीए की वजह से ही लाया गया, जो क्या करता है एक्चुअल में, टॉक्सिक जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में उसकी वैल्यू को बताता है। और इसको बताने के लिए डेजिग्नेट कलर के द्वारा हम पॉल्यूटेंट्स बताते हैं कि किस हिसाब से ओजोन का स्तर या एयर क्वालिटी में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है। और वैसे भी ओजोन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का एक एयर पॉल्यूटेंट्स ही है। अब देखो, पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है एक्चुअल में, है ना, ये क्लीन एयर एक्ट 1971 के अंतर्गत ही है ना, उसके बाद ही आया है, उसके अंतर्गत ही है। यहां भी एक चीज तो बता दूं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बताया है कि जो ओजोन का एक रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है वो 75
ppb है, पार्ट्स पर बिलियन है, ठीक है। और इन्होंने पूरी टेस्टिंग वेस्टिंग की है प्रॉपर, उसके बेसिस पे बोला है कि एक रिकमेंडेड जो ओजोन होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, इसके ऊपर ओजोन जो होगा वो खतरनाक होगा, ठीक है। और इससे इसकी वजह से क्या होगा, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, पब्लिक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, सेंसिटिविटी हो सकती है पॉपुलेशन में से, अस्थमा हो सकता है चिल्ड्रेन को, और एल्डर एज के जो लोग होते हैं इनके लिए ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, नहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए। अब आगे चलेगा, जरा यहाँ देखो मित्र, है ना, यहाँ देखो इस केस में देखो, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्चुअल में 1970 में लाया गया, ये उस समय के प्रेसिडेंट है, ठीक है, रिचर्ड निक्सन, उन्हीं की देन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस में, है ना। इसका मेन पर्पस यही था कि ह्यूमन के हेल्थ को इन्वायरमेंट के साथ मैनेज करना, यानी बचाना। इसका हेडक्वार्टर जो है ईवीए का है वो वाशिंगटन है। कुछ फैक्चुअल डेटा है, स्क्रीन पे देखते जाना, है ना। और इसका मेन पर्पस क्या है कि स्टैंडर्ड बनाना, एक मानक बनाना, और उसके लिए कुछ लॉज वगैरह बनाना, और उसकी मदद से ह्यूमन की जो हेल्थ है और साथ साथ जो इन्वायरमेंट है इसको बचाने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो और सही बात है ये कि स्टैंडर्ड ही बनाता है, एक मानक ही बनाता है, और उस मानक को पूरे दुनिया वाले को अपनाने की बात करता है। तभी तो चल के भारत में भी AQI आया, भारत में भी हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को डिफरेंट कलर से बताते हैं, और किस स्तर को कितना खतरनाक बताते हैं ये भी आपको आगे मिल जाएगा। थोड़ा सा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को मैं फिर कह रहा हूं, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं अपनी किताब में भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में काफी सारी बातें मैंने की हैं। यूएस की एजेंसी है, इसका मेन पर्पस यही है कि भाई ह्यूमन की हेल्थ को और इन्वायरमेंट की हेल्थ को बचाना है, ठीक है। ईपीए जो होता है वो किसको रेगुलेट करता है? ईपीए रेगुलेट करता है कि जो पॉल्यूटेंट्स टाइप की चीजें, जो केमिकल वगैरह आ रही हैं, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस वगैरह जो बनाए जा रहे हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लिखा हो गया मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से हो, ताकि ऐसा ना हो कि कोई उसके एक्सपोजर में आ जाए और वहां पर उसको उसका नुकसान हो जाए, ठीक है ना। और अगर किसी तरह की कोई गलती पाई जाती है, अगर एनी फाइंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ गिल्टीज आर देयर, तो ये आपको पनिशमेंट भी देता है, फाइन्स और सैंक्शंस वगैरह भी लगाता है, ठीक है। और काफी हद तक ये इस पर भी कोशिश करता है कि हम सस्टेनेबल तरीकों की तरफ जाएं, यानी हम कुछ ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, जहां पर एनर्जी एफिशिएंसी कर सकते हैं, एयर और वाटर की क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं, पोल्यूशन वगैरह को रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, इसका न्यूक्लियर और फूड से कुछ भी लेना देना नहीं है। वाइल्ड लाइफ, वेटलैंड, न्यूक्लियर और फूड सेफ्टी, ये मैं स्पेशली बता रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइए। किन चीजों से ईपीए का लेना देना नहीं है, स्क्रीन पे देख लेना। वाइल्ड लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, वेटलैंड एरिया से कोई लेना देना नहीं है, फूड सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है, और न्यूक्लियर वेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। यानी लेना देना है तो ह्यूमन और इन्वायरमेंट, यानी ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ की बात हो रही है, और किसी भी चीज की बात नहीं हो रही है। ये थोड़ा अलर्ट रहिएगा, यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा तगड़ा आपके एग्जाम में, तो मैंने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया, ईपीए किस सेक्शन में काम नहीं कर रहा है। ये देखो रिपोर्ट देखो, मैंने बोला था कि 1995 के बाद से खतरा शुरू हो जाता है, याद है। अब देखो यहां पर ना एक लेवल बनाया गया, ओजोन और हेल्थ इफेक्ट बनाया गया, और यहां पर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स ओजोन की पार्ट्स पर बिलियन में बताया गया। मैंने बोला 95 के बाद खतरा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 95 के बाद खतरा शुरू हो जाता है, यानी 95 तक यहां तक वार्निंग है, 61 to 76 मॉडरेट है, 0 to 60 गुड है। अब यहां तक आप बियरेबल है, उसके बाद ये डेंजरस है। 96 to 115 अनहेल्दी, 116 to 135 वेरी अनहेल्दी है, और 135 के ऊपर वो हैजार्डस है, यानी आपकी मौत ही कर देगा। और यहां पर देखो मैंने सारे के सारे कंडीशंस लिखे हैं। 0 to 60 गुड, यानी एयर क्वालिटी इज कंसीडर्ड सेटिस्फैक्टरी एंड एयर पोल्यूशन पोजेस लिटिल आर नो रिस्क। जैसे आप 95 के ऊपर चलते हैं, अब देखो यहां पे क्या लिख रहा है, एवरीवन मे बिगिन टू एक्सपीरियंस हेल्थ इफेक्ट्स, मेंबर्स ऑफ सेंसिटिव ग्रुप मान लो किसी को अस्थमा या कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं, मे एक्सपीरियंस मोर सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स, ठीक है। तो यहां से अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है, और 95 तक जो पीपीबी का लेवल है, ये फैक्ट ये ध्यान रखना, 95 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, बाकी एक बार चार्ट आपको दिया हुआ है, आप देख लेना। हेल्थ अलर्ट जो होता है हैजार्ड्स, वो 135 के ऊपर आ जाता है। ये ओजोन का है, ठीक है, ये ओजोन के केस में है, जो मुझे बताना था मैंने आपको यहां दिखा दिया।
चलो दोस्त आगे लिए चलते हैं। अब ओजोन का ह्यूमन बॉडी में क्या इफेक्ट है? ये वही है जो हम बैड ओजोन की बात कर रहे हैं, ये वही है जो हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं, ये आपके रिस्पिरेटरी रैक से आपकी बॉडी के अंदर जाता है और आपकी जो विंड पाइप होती है ना, नाक वाला, वहां जाके वो उसके साथ चिपक जाता है, केमिकल रिएक्शन करता है उनके टिश्यूज के साथ, और ये जो एयर पैसेज की जो लाइनिंग होती है ना, जो हवा एंटर करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। और यहां तक हो सकता है कि वहां पर ऐसा हो सकता है कुछ फंगल ग्रोथ या माइक्रोनिज्म्स की ग्रोथ शुरू हो जाए और वहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका इन्फेक्ट हो जाए। एक तो ये खतरा है। दूसरा क्या है, उन एरियाज में एक्सेसिव म्यूकस का फॉर्मेशन होता है जहां पर ये ओजोन जाते हैं, है ना। और इस तरह से आपके लंग्स वगैरह में म्यूकस वगैरह का अगर सिक्रीशन हो जाता है तो यहां पर आपके लंग्स की कैपेसिटी या एरिया कम हो जाता है, एयरवेज या पैसेज काफी कम हो जाते हैं और ये दम घोटू इसको आप बोल सकते हैं। इस वजह से बहुत सारे सिम्टम्स भी हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, कफिंग हो सकता है, रिजिंग हो सकता है, अस्थमा हो सकता है और यहां तक कि सीवियर केसेस में हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कितना खतरनाक है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन आपके सामने है। और मैं तो एक पिक्चर भी लेकर आया हूं आपके सामने। इस पिक्चर में मैंने सारी चीजों को समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है, और ये पिक्चर आपकी किताब से ही लिया गया, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मॉग इन ह्यूमन बॉडी। असल में ट्रोपोस्फेरिक ओजोन या स्मॉग एक तरह से एक ही चीज है, ठीक है ना, एक तरह से एक ही चीज है, मतलब एक ही तरह से इफेक्ट, मतलब इफेक्ट अगर देखोगे दोनों का तो एक ही है, इफेक्ट एक ही। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे व्हेन आई विल गो इनटू द डिस्कशन ऑफ पोल्यूशन, जब मैं स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग भी बता रहा हूंगा। स्मॉग हो या फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हो, दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो सीधा हवा में आते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो हवा में आने के बाद एक दूसरे के से रिएक्ट करने के बाद कुछ नई चीज बनाते हैं। जैसे इस फॉग ठंड में है, स्मोक गाड़ी के उससे जला निकला, गाड़ी के पेट्रोल डीजल जलने के बाद, और वो फॉग से मिलकर सेकेंडरी पोल्यूटेंट स्मोक बनाया। उसी तरह नॉक्स है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सन की लाइट के प्रेजेंस में आया, मिला, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनाया। तो नॉक्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हवा में मौजूद थे, जैसे ही सन की लाइट पर वो रिएक्ट करते हैं और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनाते हैं, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाता है। यहां पर आपको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। फिलहाल इस पे मैं आपको ओजोन के फॉर्मेशन और डिप्लीशन की बात नहीं कर रहा, सीधे यहां आते हैं। आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या हो रहा है। बर्निंग ऑफ आइस हो रहा है, थ्रोट आई हो रहा है, इरिटेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, रिजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है। इसके अलावा अस्थमा अटैक्स हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, इनहेलिंग दिक्कत आ रही है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज आ रहे हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको यहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा पल्मोनरी इंफेक्शन हो रहा है, इसके अलावा रिस्क ऑफ हार्ट अटैक हो रहा है। तो जो चीजें मैंने अभी आपको पीछे दिखाई, उन्हीं चीजों को मैंने आपको यहां पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिखा दिया। अब चलते हैं ओजोन डिप्लीशन का डायरेक्ट इफेक्ट क्या है। देखो, ओजोन जो होता है सबको पता है, ओजोन एब्जॉर्ब करता है सन की हीट्स वगैरह को, हार्मफुल रेडिएशंस को, ठीक है ना, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एक आपको समझ में आया डायरेक्ट इफेक्ट, जो सीधा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाता है। हार्मफुल इफेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होता है, शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, बहुत सारे हार्मफुल डिजीजेस होते हैं, स्किन कैंसर होता है, कैटरैक्ट होता है, आंख में लाल वाला हो जाना। इसके अलावा यूवी रेज हमारे डीएनए वगैरह को डैमेज करके म्यूटेशन करता है, हमारे जीन्स वगैरह में बदलाव करता है। लेकिन फिर मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इफेक्ट ये एक्वाटिक सिस्टम को करता है, इकोसिस्टम को। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सेंसिटिव टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स वगैरह का काफी कम हो जाता है। हार्मफुल म्यूटेशंस होते हैं, जो यंग सेल्स और लार्वा होते हैं, जो मैंने अभी बोला था एक्वाटिक सिस्टम में सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं एक्वाटिक सिस्टम। और प्लास्टिक वगैरह में अगर इंटेंस सोलर हीटिंग आती है तो वो ब्रिटल हो जाता है, यानी और खतरनाक हो जाता है। और याद रखना, इसीलिए प्लास्टिक को कभी जलाना नहीं चाहिए, प्लास्टिक जलाने के बाद वो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इंटरनेशनल प्रोग्राम टू चेक द ओजोन डिप्लेशन मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। इसमें जितने भी इंटरनेशनल प्रोग्राम है, फिलहाल कहानी वियना कन्वेंशन से शुरू होती है। 1985 में जब जाकर सबसे पहले ओजोन डिप्लेशन के बारे में पता चला, तुरंत ही वियना कन्वेंशन बुला लिया गया। 1985 में यहां पता चला, जे ब्रायन और गार्डनर और ये सैंकलिन, जिन्होंने पहले बताया कि अमेरिका के बराबर साउथ पोल पे, अंटार्कटिका पर इतना बड़ा ओजोन होल है, तुरंत ही ये बुला लिया गया। कहां, वियना कन्वेंशन 1985 में। लेकिन उस बारे में हम लोग यहां बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग चैप्टर नंबर 9 में, क्योंकि 2 बार मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है सेम चीजों को पढ़ाना, इससे अच्छा है वहां पर हम पूरा कन्वेंशन पे बात करेंगे और बहुत सारे लेक्चर वहां पे लेने वाला हूं। और उसको आपको रिक्वेस्ट करूंगा चैप्टर नंबर 9 को कम से कम 3-4 बार देखना, सबसे टफेस्ट चैप्टर है। और जितना मैंने आपको दिया है ना, उतना ना तो आपको पीएमएफ में मिलेगा, ना तो शंकर में मिलेगा, मैं ओपनली कह रहा हूं। जितना आपको वहां दिया है, आपके पास वो किताबें भी हैं,
क्योंकि आपको मेरी किताबें पहुंचने में भी कई साल लगे आपके पास तक, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आप लोग भी सिलेक्शन के बाद क्या होता है, चुपचाप बैठ जाते हैं, जिंदगी एंजॉय करते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया है, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा अच्छी किताबों के बारे में बोलना आप छोड़ देते हैं। चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहां पर कुछ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, तो अल्टरनेटिव में क्या जाना होगा। देखो फिलहाल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सबसे कॉमन था आपके सामने है, जो पहले यूज किया जाता था, उसके अल्टरनेटिव के फॉर्म है HCFC 12A, HCFC 123 और HCFC 141B ऐसा अल्टरनेटिव लाया गया। वैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंप्यूटर वगैरह की क्लीनिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको बता दिया। और CFC 11 मेक्स इट मैंडेटरी टू रिसाइकिल इट बाई 70%। फिलहाल क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है। मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताया था, इसको एज अ पेस्टिसाइड है ना, इसको पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह के रूप में भी यूज में लाते हैं। अब यहां पर बात यह होती है, अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, तो ये क्या करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो यहां पर एक नया डेटा क्या आ रहा है जरा समझना, ये कह रहा है कि बाय 2030 डेवलपिंग कंट्रीज हैव प्रॉमिस्ड टू कंप्लीटली फेज आउट 100% द emission of hydrochlorofluorocarbon. Approximately 0.5% would still persist because of their uses in air condition purpose and refrigerator equipment since it is the kind of unavoidable. तो ये बहुत अच्छा रिपोर्ट है कि 2030 तक जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो भी कह रहे हैं कि हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज बंद कर देंगे, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अल्टरनेटिव के फॉर्म में HFC तो हमने ला दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अल्टरनेटिव के रूप में HFC तो हमने ला दिया, लेकिन दिक्कत क्या है HFC के साथ कि HFC जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो वही कहा जा रहा है कि लगभग 100% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी 2030 तक हटा दिया जाएगा। फिर इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा कहां, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली अमेंडमेंट। मैं इसको तीसरी बार बोल रहा हूं, अभी तक जो पीछे से लेक्चर लेके आ रहा हूं, ठीक है। और वहां फिर भी कहा जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो 100% नहीं कर पाएंगे, अप टू 0.5% फिर भी यूज होगा, क्योंकि भैया वो गरीब है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो सस्ता है, क्योंकि जो उसका अल्टरनेटिव लाया जाएगा वो महंगा होगा और डेवलपिंग कंट्री तो गर्मी के मारे मर सकते हैं। मतलब आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मर सकते हैं इज नॉट अ करेक्ट वर्ड हियर, लेकिन आप समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल दिक्कत है, इसलिए ऐसा कहा जाता है 0.5% फिर भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग इन रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशन में होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक आगे का भविष्य है, देखते हैं भी क्या होता है 2030 तक इन चीजों को लेकर। अब हम आगे चलते हैं मित्र एसिड रेन की तरफ। एसिड रेन पर चलने के लिए पहले हम लोग कुछ बैकग्राउंड पर चलते हैं। देखो दोस्त, एसिड रेन में चलने के लिए पहले कुछ बैकग्राउंड समझना। देखो ऐसा है कि इधर देखो, एसिड रेन, एसिड रेन के लिए सबसे पहले मैं आपको 3 गैसें बोलूंगा, ठीक है। 3 गैसें, एक जिसका नाम है CO2, दूसरा जिसका नाम है SO2 और तीसरा जिसका नाम है नॉक्स। इन 3 के बारे में देख लो, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि CO2 का एमिशन कहां से होता है, SO2 का कहां होता है, नॉक्स से कहां होता है, तो आप बोलोगे सर कोई जरूरत नहीं है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ग्लोबल वार्मिंग में दे दिए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल भी आपने दिया है सर, कहां, वॉल्केनिक इरप्शन से आता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन से आता है। नहीं आता है तो फिर से देख लो, वॉल्केनिक इरप्शन से आता है। जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है ना, जैसे मथुरा रिफाइनरीज है ना, पेट्रोलियम रिफाइनरीज वगैरह से, वहां से भी आता है, ठीक है ना। ये कुछ रीजन, इसके अलावा आप देखो तो डीजल वगैरह से भी सल्फर डाइऑक्साइड काफी आता है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपकी अगल बगल है। कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड का तो मेनी सोर्स आपको जाता होगा। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड ये कोल से भी आता है, तीनों के तीनों। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2011 में भी पूछा गया था प्रीलिम्स में कि फ्रॉम thermal power plant which type of polluting gases emit in the atmosphere। तो वहां आंसर में क्या था, वहां पर CO2 SO2 नॉक्स ये सारे के सारे वहां पर आंसर में थे, है ना। CO2 SO2 नॉक्सेस ये सारे के सारे वहां पर आंसर में थे। और आगे सुनो, अब यहां पे मैं आपको कह रहा हूं इसी तरह से कोयले के जलने से, इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जलने से बाकी चीजें भी आती हैं। अब यहीं पर मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो। क्लाउड जो होता है वो कहां होता है, ऑफकोर्स ट्रोपोस्फियर में होता है। तो क्लाउड कहां होता है, क्लाउड ऑफकोर्स ट्रोपोस्फियर में होता है। ट्रोपोस्फियर कहां होता है, ऑफकोर्स कम हाइट पर होता है। तो ये मतलब ये हो गया बच्चा क्लाउड, ये हो गया क्लाउड, ये हो गया क्लाउड, ठीक है। ये हो गया क्या,
ज़मीन, ये हो गया क्लाउड, यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स हैं, ये हो गया क्लाउड्स। अब कहानी जरा समझना, ठीक है। क्लाउड्स में, क्लाउड्स कम हाइट पे होता है। अच्छा, ये पॉल्यूटिंग गैसेस का होता है। क्लाउड में क्या होता है? क्लाउड में होता है बच्चा वाटर वेपर, है ना। क्लाउड में होता है वाटर वेपर। और ये गैसें क्या होती हैं? ये गैसें हल्के वेट की होती हैं। ये जाएगा, इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये जाएगा, इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और जब इनके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा तो ये क्या बनाएगा पता है? ये CO2 SO2 नॉक्स के साथ रिएक्ट करके ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? ये नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ये नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और एसिड्स जो होते हैं ये थोड़े भारी होते हैं, तो ये क्या करेंगे? एसिड जो भारी होते हैं वो यहाँ जाकर इकट्ठा होते जाएंगे नीचे की तरफ इकट्ठा होते जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और जैसे ही बारिश होगी सबसे पहले ये एसिड ही गिरते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी मौसम में या इस तरह की बारिश, पहली बारिश होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। वही एसिड के रूप में गिरता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। वही चीज जो गिरती है उसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोग एसिड रेन का नाम देते हैं। तो मेरे ख्याल से एसिड रेन कैसे होता है इस पे अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, यू गाइज अंडरस्टूड वेरी वेल। किसी भी मौसम की पहली बारिश को अवॉइड करना चाहिए, ये आपके सामने है और मैंने रीजन बता दिया क्यों। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अब इसको लिए चलते हैं। मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड समझा दिया। 1872 में सबसे पहले रॉबर्ट एंगुस करके एक पर्सन होता है जिसने सबसे पहले एसिड रेन की जानकारी दी थी। रॉबर्ट एंगुस स्मिथ 1872 में। अब ये सब चीज़ें आपको फैक्चुअल डेटा की तरह दिखती होंगी जो मैंने आपको समझा दिया है। कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कारणों से निकल कर आता है और यही जो मुख्य 3 एलिमेंट्स हैं, यही 3 एलिमेंट हैं जो एसिड रेन के पीछे कारण बनते हैं। इनके ऑक्साइड्स होते हैं, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी के साथ सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं और पानी में घुल कर ये क्या करते हैं? एसिड का निर्माण करते हैं। वो एसिड कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और नाइट्रस एसिड के रूप में होते हैं। ये एसिड जो मिक्स्ड होते हैं रेन के साथ, स्नो के साथ, ड्यू के साथ, फॉग के साथ, मिस्ट के साथ, और इनके साथ मिक्स होकर ये जमीन पर गिरते हैं और ये खतरनाक होते हैं, ठीक है, और ये खतरनाक होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, यहां देखो, यहां पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, अब इनके सोर्सेस क्या हैं? जैसे वॉल्केनोस से ये सारी गैसें निकल के आ रही हैं, ठीक है, आपके सामने है। ये क्या होता है? जैसे स्वैम्प एरिया से प्लैंकटॉन्स जो है ओशंस में है, ठीक है। एसिड रेन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द वॉल्केनोस, स्वैम्प्स, प्लैंकटॉन्स इन द ओशंस, ये सब इन गैसेस के रिस्पॉन्सिबल। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं एक्वाटिक सिस्टम से भी इस तरह की गैसें निकलती हैं? क्यों नहीं निकलती हैं? क्या वेटलैंड एरिया से मीथेन नहीं निकलता है? ऐसे ये सारी गैसेस भी, आप कहीं पर सल्फर जनरेटिंग बैक्टीरिया जो तुम्हारा सल्फर निकालेंगे। इस तरीके से फॉसिल फ्यूल वगैरह के जलने से, पावर जनरेशन से देखो सल्फर डाइऑक्साइड अच्छे खासी मात्रा में आता है, ठीक है, सारी चीजें होती। अच्छा, ये इफेक्ट क्या डालता है? अगर हम ह्यूमन पे देखें तो ह्यूमन पर नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्टिव होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्टिव होता है, ये सारी चीजें होती है और ये हमें न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस भी देती हैं, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब देखो ड्रिंकिंग वाटर और हमारी बॉडीज में, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर में जाती हैं तो भी टॉक्सिक होती हैं। तो जो एक्वाटिक जो सेंसिटिव है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक और लार्वा, वो भी फटाफट मर जाते हैं एसिड रेन से, ठीक है, वो भी फटाफट मर जाते हैं एसिड रेन से, उनके लिए बहुत खतरनाक है। अब यहाँ बात करते हैं एसिड रेन से एग्रीकल्चर में क्या फर्क पड़ता है। देखो न्यूट्रिएंट जैसे जो मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, जब एसिड गिरता है ना तो वहाँ घुल जाते हैं, है कि नहीं, वहाँ वो घुल जाते हैं एसिड्स की वजह से। एसिड प्रेसिपिटेशन वेजिटेबल की जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है कम करती है। सॉइल की जो फर्टिलिटी होता है, जब एसिड गिरता है तो उसकी एसिडिटी या बेसिक प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। यहाँ पर जो ग्रोथ ऑफ क्रॉप होते हैं, जैसे पी, बीन्स, रेडिश, पोटैटो, स्पाइनच, ब्रोकली, कैरट्स, इनको इफेक्ट पड़ता है। एसिड डिपोजिशन जो होता है वो ट्री की जो लकड़ियाँ होती है, पाइन्स है, स्ट्रस है, एशेस है, बिर्च है, इनको कमजोर बना देती है और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ पैथोजन के अटैक भी हो जाते हैं और ड्रॉट जैसी सिचुएशन भी हो जाती है। सोचो
बच्चों डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भी एसिड रेन आप पौधों को बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसी जमाने में क्वेश्चन पूछा जाता था कि मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाला जो 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 सल्फर डाइऑक्साइड है वो आगरा के ताजमहल पर किस तरह से इफेक्ट डालता है। तो मथुरा रिफाइनरी से जो हम पेट्रोलियम रिफाइनरी जो लगी हुई है बच्चा, मथुरा और आगरा जो है बहुत आसपास ही हैं। तो मथुरा और आगरा अगर बहुत आसपास ही हैं तो इसमें होता क्या है, वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और क्लाउड के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में कहां गिरता है, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में वो आगरा के ताजमहल पे गिरता है और इसे स्टोन कैंसर बोला जाता है ना, इससे स्टोन कैंसर बोला जाता है। तो मार्बल वगैरह की शाइनिंग वगैरह कम होती, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। जैसे देखो पार्थेनॉन इन एथेंस, ताजमहल इन आगरा, कोलिजम इन रोम्स, मेडाइवल कैथेड्रल इन यूरोप, वाशिंगटन मॉन्यूमेंट्स इन द वाशिंगटन डीसी आर स्लोली डिसॉल्विंग एंड फ्लैंकिंग अवे बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ये सिर्फ भारत की बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये दुनिया की बात बता रहा हूं। तो बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स में होने वाला जो इफेक्ट है वो मैंने आपको पहले ही बोला है, स्टोन कैंसर, जो आगरा ताजमहल पर हो रहा है मथुरा रिफाइनरी का। ये क्वेश्चन किसी जमाने में स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का पेट क्वेश्चन हुआ करता था, है ना, कि मथुरा रिफाइनरी को, यहां तक कि आज से 15 साल पहले मथुरा रिफाइनरी को अपनी जगह से हटाने की बात भी की जा रही थी, जो कि आगरा के ताजमहल को प्रभावित करता था। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, जो ताजमहल वगैरह है उस पे जो कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, संगमरमर वगैरह जो बने होते हैं मार्बल वगैरह में, उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, वो कैल्शियम सल्फेट बनाता है और इसकी वजह से सरफेस जो होता है वो खुरदुरा हो जाता है। जब उसको टच करेंगे तो रफ रफ सरफेस दिखता है। डिस्कलरिंग, चिपिंग, ब्रेकिंग ऑफ द एज ऑफ द मार्बल स्लैब्स, है ना, फ्रैक्शन ऑफ क्रैक्स, मार्बल, ये सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स को डिटोरेट करते हैं। इसीलिए कहते हैं बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो एसिड रेन से लगातार डिटोरेट हो रहे होते हैं, है ना, वो लगातार डिटोरेट हो रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीडिंग की। इसके लिए भी पहले हम आपको लिए चलते हैं पीछे कुछ कंसेप्ट्स की तरफ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन, तो हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल रेन, और आर्टिफिशियल रेन को ही हम लोग क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल रेन को ही हम लोग क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। बात करते हैं आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग क्या होता है। देखो, नेचुरल क्लाउड्स हर दिन बनते हैं। किस दिन? जिस दिन सन की लाइट होती है, और सन की लाइट हमारे पास करीब करीब हर दिन होती है। ठीक है, लेकिन ये जो क्लाउड बन जाता है, जैसे मान लो ये क्लाउड है दोस्त, है ना, मान लो ये क्लाउड है जो बन गया, ये क्लाउड है। क्लाउड में क्या होता है, ऑफकोर्स वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, यानी अगर इन वाटर वेपर में कंडेंसेशन हो जाता है, अगर इन वाटर वेपर में कंडेंसेशन हो जाता है, अगर ये कंडेंस हो जाते हैं, अगर वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं तो क्या होता है, वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बनता है और वही बूंद बूंद के फॉर्म में नीचे गिरता है। लेकिन होता क्या है, बादल तो रोज बनते हैं, जिस दिन सन की लाइट होती है पानी वगैरह इवेपोरेट होकर ऊपर उठ जाता है, लेकिन बारिश हर दिन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन नहीं होता है। तो आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए क्या किया जाता है, इन्हीं बादलों के अंदर हम कुछ चीजों को मिला देते हैं, और इन चीजों को मिलाते हैं, उनको हम कहते हैं सीडिंग मटेरियल। और यही सीडिंग मटेरियल मिलाने के बाद वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो सारे के सारे वाटर वेपर को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो सारे के सारे वाटर वेपर आके कंडेंस होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। तो ये कंडेंसेशन के बाद वो बूंद बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं और भारी होकर नीचे गिरने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन। अब आर्टिफिशियल रेन के लिए हम कौन कौन सी चीजें मिलाते हैं, यह डिपेंड करता है कि जो क्लाउड बना है वो किस तरह का क्लाउड है। जैसे मैं कहना चाहता हूं, क्लाउड दो तरह के होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं वार्म रेन क्लाउड, एक जिसे हम कहते हैं बच्चा वार्म रेन क्लाउड, और दूसरा जिसे हम कहते हैं कोल्ड रेन क्लाउड। अब आप पूछोगे सर वार्म रेन क्लाउड और कोल्ड रेन क्लाउड किसे हो कहते हैं? वार्म रेन क्लाउड उसे कहते हैं जिस क्लाउड का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। कोल्ड रेन क्लाउड जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, उसे हम कोल्ड रेन क्लाउड कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां मैं आपको लिए चलता हूं कौन कौन से ऐसे सीडिंग मटेरियल हैं जिनको मिलाया जाता है, यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है सिल्वर आयोडाइड। व्हाट इज इट? इसको हम कहते हैं बच्चा सिल्वर आयोडाइड।
दूसरा जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस शायद आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, इसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। जो आइसक्रीम लेके जो लोग घूमते हैं ना, जिसको हम लोग गर्मियों में जाके और वो निकाल कर उसमें से देते हैं, वो एक्चुअल में उसके अंदर ड्राई आइस ही रखते हैं। इसीलिए सुबह वो आइसक्रीम रख लेते हैं और रात तक वो आइसक्रीम जमा रहता है, नहीं तो वो दूध बन जाए। काफ़ी ठंडा होता है ये ड्राई आइस, इसी को हम ड्राई आइस या सॉलिड CO2 कहते हैं। और इसके अलावा इसमें एल्किल हैलाइड भी होते हैं। ये केमिस्ट्री का एक पहला और 7वां ग्रुप का मेंबर होता है। केमिस्ट्री में एल्किल ग्रुप और हैलाइड 7th को कहते हैं। इनका भी एक कंपाउंड होता है। इन चीज़ों को हम मिलाते हैं, लेकिन कहाँ मिलाते हैं सुनना। सिल्वर आयोडाइड कहाँ मिलाए जाते हैं? सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है वार्म रेन क्लाउड में, सुनना है ना। और ड्राई आइस और एल्किल हैलाइड बनाया जाता है कहां? कोल्ड रेन क्लाउड में। और ये करते क्या है, जैसे आप इनके अंदर स्प्रे कर दोगे, अब कैसे स्प्रे करोगे? हेलीकॉप्टर से चले जाओ ना, हेलीकॉप्टर से चले जाओ। जैसे आप यहां पर जाओगे और स्प्रे करोगे, ये सारे के सारे वाटर वेपर इधर की तरफ आ जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और ये चीजें आपस में जाके फ्यूज कर जाएंगी और फिर ड्रॉप ड्रॉप करके रेन के फॉर्म में गिरेंगी। और यही आपका कहलाएगा आर्टिफिशियल रेन, है ना, आर्टिफिशियल रेन। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब आपको यहाँ लिए चलते हैं उन फैक्चुअल डेटा की तरफ जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन इज अ वेल अंडरस्टूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ इरिगेशन ही नहीं बचा, जो वाटर का टेबल है या वाटर की रिसाइकलिंग है, साइकिल जो है वो लगातार चल रहा होता है, यहाँ तक कि वाटर का टेबल भी रिचार्ज हो रहा होता है। आर्टिफिशियल रेन एक साइंटिफिक तरीका है, ठीक है, जहां पर फाइनली हम आर्टिफिशियल तरीके से कंडेंसेशन करा देते हैं उसी क्लाउड्स में जो रात में कंडेंस नहीं हो रहा था, और फाइनली वो रेनफॉल करता है। इस प्रोसेस को हम क्लाउड सीडिंग के नाम से भी जानते हैं। आर्टिफिशियल रेन 2 तरह के होते हैं, इस बारे में मैंने बात कर ली है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस है उसके ऊपर है, उसके हम वार्म रेन क्लाउड कहते हैं, जिसके लिए हम उनमें क्या मिलाते हैं? सिल्वर आयोडाइड मिलाते हैं। और कोल्ड क्लाउड हम उनको कहते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जिसमें सॉलिड CO2 और अल्किल हैलाइड मिलाए जाते हैं, ठीक है, मिलाए जाते हैं। अब बात यह होती है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंस तो आप में से हर किसी को पता है, इरिगेशन। और बारिश भी कैसी होती है? स्प्रिंकलर, फव्वारे वाली। और फव्वारे वाली बारिश काफ़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। पता है, जो हैवी रेनफॉल होता है वो पौधों के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। वो रनअवे वाटर, यानी ऊपर से पानी बह बहकर नदियों, तालाबों में, गड्ढों में चला जाता है, और पौधे उसको नहीं ले पाते, हुए मिट्टी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा पानी वही होता है जो धीरे धीरे गिरता है, जो धीरे धीरे गिरता है। अब देखिए, शिफ्टिंग ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल ऑफ एन एरिया, है ना, उस एरिया में आप रिस्क को कम कर सकते हैं। आपको पता है क्या होता है? जरा मैं बताता हूं। जैसे चाइना के ओलंपिक गेम में, है ना, वहां पर बारिश बहुत हो रही थी, ये बहुत पहले की बात है। तो वहां पर बारिश को कम करने के लिए भी इसका यूज किया गया। यहां तक कि अगर कहीं पर नेचुरल कैलेमिटी वगैरह होती है, वहां पर भी, जैसे कोई स्टॉर्म हो रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, उनके प्रभाव को भी कम करने के लिए किया जाता है। इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। आप जरा यहां देखो बच्चों, आप जरा इस पिक्चर को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है ना, आपको यहां पर कंसेप्ट बनेंगे, आप इसको एंजॉय करेंगे। जैसे मान लो ये चाइना का वो वाला एरिया है जहां पर क्या है, जहां पर फील्ड है, जहां पर ओलंपिक गेम हो रहे हैं, ठीक है, ओलंपिक गेम हो रहा है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है बच्चा? ये पूरा का पूरा आपका क्लाउड है ना, क्या है बच्चा? ये आपका पूरा का पूरा क्लाउड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लाउड है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि ये पूरा का पूरा क्लाउड है। आप एक काम करो, ठीक है, आप यहां पर सिल्वर आयोडाइड मिला दो, सिल्वर आयोडाइड मिला दो। अगर यहां पर सिल्वर आयोडाइड मिला दोगे तो सारा का सारा जो वाटर वेपर होगा वो सब इधर की तरफ खींच जाएगा। इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर वाले सारे इधर आने लगेंगे और इधर वाले सारे इधर जाने लगेंगे। तो जब इधर वाले, यहां वाले सारे वाटर वेपर इधर या इधर जाने लगेंगे, तो ये पूरा एरिया जो होगा वो वाटर वेपर से फ्री हो जाएगा। और जब वाटर वेपर से फ्री हो जाएगा, यहां का जो पूरा का पूरा क्लाउड था वो इधर भाग जाएगा, तो पूरा का पूरा फील्ड जो होगा, यहां पे क्लाउड खत्म हो जाएंगे, तो यहां बारिश नहीं होगी और फील्ड जो होगा वो सुरक्षित रहेगा और यहां पे गेम हो सकता है। फिर मान लो अगर यहां पे क्लाउड इकट्ठा हो रहे हैं, फिर वो इधर सीडिंग मटेरियल मिला लो, फिर ये सारे के सारे बादल इधर भाग जाएंगे, यानी ये वाला फील्ड वाला एरिया हम काफी हद तक बचा के रखेंगे। लेकिन कई सारे जो क्लाइमेट
की स्टडी करने वाले लोग हैं उनका कहना है उसके बाद आगे कुछ सालों तक चाइना के अंदर जो मानसून था वो काफी कमजोर हो गया। अब ये मानसून इसकी वजह से कमजोर हुआ या फिर अपने आप वहां के किसी लोकल रीजन से था, इस बारे में बहुत ज्यादा पुष्टि नहीं हुई है। तो ये हुआ चाइना के ओलंपिक गेम में। अब ऐसी बात होती है, मान लो कहीं पर कटरीना आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, इस तरह के तूफान आ रहे हैं, मान लो ये कोस्टल एरियाज है, तो ये बताओ जब कोई भी तूफान आता है तो उसके साथ और क्या आता है? सर तूफान के बाद गरज बरज के बादल बरस जाते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, तो अगर तूफान मान लो इस एरिया में आ रहा है तो क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है और यहां पर लो प्रेशर है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है मानसून या विंड तेजी से किधर की तरफ जाते हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और जब मानसून जाते हैं तो बच्चा उधर की तरफ क्लाउड्स वगैरह भी होते हैं। आप कुछ मत करो, आप एरोप्लेन उठाओ, इन क्लाउड्स के ऊपर जाकर यहां पर सिल्वर आयोडाइड वगैरह मिला दो। जैसे ही मिला दोगे सारे के सारे वाटर वेपर डेंस होकर यहां पर पानी पहले ही बरस जाएंगे, तो पानी इधर की तरफ जो चल रहा था बादल उस स्टॉर्म्स के साथ वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो हाई प्रेशर का था वो यहां प्रेशर खत्म हो गया। जब वो बादल बन के खत्म हो गया तो ऑलरेडी यहां पर लो प्रेशर बन गया, तो ये लो प्रेशर से लो प्रेशर है, स्टॉर्म कमजोर हो जाएगा और आंधी तूफान नहीं आएगा। इस तरह से अमेरिका और बहुत सारे कोस्टल एरियाज में जैसे कैटरीना या इस तरह की बात करते हैं, उसका इफेक्ट कम कर करके हम वहां पर नेचुरल कैलेमिटी होने से बचा सकते हैं। मतलब क्या किया जा सकता है आपके सामने है। यहां पर कुछ ऐसे उपयोग हैं जो किए गए हैं जो आपके सामने, बट ये पुराना है, इसको आई विल नॉट रिकमेंड कि आपके जरूरी है। जैसे प्रोजेक्ट वर्षाधारी करके 2017 के मेरे पास रिपोर्ट है जिसमें कर्नाटका में BQ100 मिलाया गया बिचक्राफ्ट, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का बना हुआ मटेरियल था, जिसको वाटर वेपर में मिलाने के बाद वो क्या किया, कंडेंस होकर वहां पर बारिश कराया। मागाडी और रामानगरम में कर्नाटका में इसका प्रैक्टिस हो चुका है। अब आप पूछोगे तो सर इसकी शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि जब तक हम पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट पूरा ठीक से नहीं कर लेंगे, क्या पता 9 की लकड़ी 90 खर्चा, हमारा मानसून कमजोर हो जाए, हमारी मिट्टी के अंदर का नेचर खराब हो जाए। इसलिए अभी रुको, हड़बड़ाओ नहीं। लेकिन ये चीज है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनाए जा सकते हैं, कमिंग फ्यूचर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो आई डोंट थिंक सो अब यहां पर किसी को दिक्कत होने वाली है। बाकी ये आपका इसके साथ ही चैप्टर नंबर 7 है जो खत्म हो रहा है, उसमें एक टॉपिक और बचता है मास एक्सटिंक्शन, जो मैं आपको आगे के लेक्चर में करा दूंगा। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें मेरे बच्चों। जय हिंद।